नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष चक्रवार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेस में। और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं आज। देखें तो हमारा मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का प्रैक्टिस नंबर 6। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर नेक्स्ट क्लासेस में आप जुड़कर यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे अभी जो एग्जाम आने वाले हैं और इससे संबंधित कोई भी सेंट्रल और आपका लोकल जो आपके स्टेट एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित हर एक एग्जाम की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। उसके साथ एग्जाम कैसा रहता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या तरीका होता है, कितने नंबर का होता है, हर एक चीज की अपडेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा नेक्स्ट क्लासेस के साथ। और इसमें आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ साथ आपका बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी क्लासेस आपको होती है यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश और जो भी आपकी रहेंगी क्लासेस उसकी आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों में ताकि वो भी आपके साथ इस नेक्स्ट क्लास के साथ जुड़कर आपको अपने मकसद जो आप चाहते हैं, आपको बढ़िया सी नौकरी दिलाने में आप इसमें सहायक हो। ठीक है, चलिए हम और आप जुड़े रहेंगे इस नेक्स्ट क्लासेस के साथ। और इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, आप फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस साथ, जैसा कि आप अभी साथ में हैं हमारे साथ साथ। आप टेलीग्राम को भी आप फॉलो, टेलीग्राम पर भी आप आ सकते हैं, हमको ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको इसमें हर एक प्रकार की पीडीएफ और उससे एग्जाम से संबंधित नोटिफिकेशन या उससे संबंधित कोई भी जो जानकारी जो आप चाहते हैं वो आपको मिलती रहेगी। प्लस आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक में और आपके तो इसमें नेक्स्ट लाइव क्लासेस जो होती हैं आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज, हर एक माध्यम जिससे कि आपको हर एक सुविधाएं एज ए स्टूडेंट आपको जो मिलती हैं वो हम आपको दिला सकें और आपको हर एक चीज के लिए अपग्रेड कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे साथ साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हम और आप मिलकर आपके मकसद को हम कामयाब कर सकें। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। हमारा नंबर है 6, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 किसका है भाई? एमपी जेल प्रहरी का प्रैक्टिस नंबर 6 है। अभी तक हमने टोटल 5 सेट हमने पढ़ चुके हैं और उसमें हमने ये सीखा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं प्रीवियस ईयर में और उसको एक बहुत सिंपल तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी है, हिंदी के एग्जाम बहुत सिंपल ही आते हैं लेकिन तरीका हमेशा चेंज होता रहता है। कभी क्वेश्चन बदल बदल के कैसे आते हैं, कैसे हम उसको एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व कर सकते हैं, वो हम उसको सीखेंगे आज। फिर देखते हैं उसी से संबंधित कुछ नए क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, स्वर्गगत में समास कौन सा है? लास्ट टाइम हमने समास से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन किए। उस क्वेश्चन में हमने सीखा कि समास के दिए गए क्वेश्चन को हम कैसे उसका विग्रह करें या कैसे उस समास के बारे में जानकारी निकालें कि ये जो क्वेश्चन है या जो जो उदाहरण है किस समास के अंतर्गत आता है। इसी कड़ी में हम एक और देखते हैं, समास में हम क्या पूछने वाले हैं? स्वर्गत। ये इन्होंने पूछा है भाई स्वर्गत में बताएं समास कौन सा है। सबसे पहली बात कि जैसा समास बोलता है भाई, समास क्या है? दो पदों या शब्दों के मेल को, पद या शब्द, ठीक है, इनके मेल को क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। ये पहली बात होगी समास की। सेकंड आता है कि समास के भेद कितने हैं? तो अब याद रखिएगा टोटल 4 भेद, जो 4 भेद माने गए हैं पदों के आधार पर। किस पर? पदों के आधार पर इसके 4 भेद माने गए हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कुल समास कितने हैं, कुल समास, तो आपको आंसर लगाना है 6। ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे अपने आप में क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए। अब बात करते हैं स्वर्गगत की। बात करें तो स्वर्गगत में देखिएगा क्या पूछा गया है कि समास का नाम बताएं। देखिए इसमें 2 शब्द हैं, स्वर्ग और गत, ये 2 शब्द हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे गत मतलब होता है जाना और जा कहां रहा है? स्वर्ग में। तो क्या बोलेंगे? स्वर्ग को गया। क्या बोलेंगे? स्वर्ग को गया। ठीक है, तो यहां पर एक शब्द आप देख रहे हैं, दोनों पदों के बीच में या शब्दों के बीच में आपको क्या मिल रही है? विभक्ति मिल रही है। विभक्ति क्या है यहाँ पे? को। तो जब को विभक्ति होती है तो उसमें हमें पता है एक तत्पुरुष समास आता है और तत्पुरुष समास में विभक्ति का पूरा खेल होता है कि जिस शब्द में जो विभक्ति होगी उसी के अनुसार तत्पुरुष समास होता है। कैसे होता है भाई? तत्पुरुष समास के होते हैं कितने भेद आपको पता है, उसके हम विभक्ति के आधार पर हम देखें, विभक्ति के आधार पर कितने होते हैं? 6 होते हैं टोटल। अगर हम देखें कारक कितने होते हैं, कारक हमारे होते हैं 8। तो कारक के आधार पर हमारा होता है समास। अब कारक 8 बोल रहे हैं और हम समास बोलते हैं 6, तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? कर्ता और संबोधन, ये दोनों ही जो कारक होते हैं इनकी विभक्ति का प्रयोग हम तत्पुरुष समास में नहीं करते। जब जब इन दोनों का नहीं होता तो हमारे पास कितने बचे? 6।
अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है कर्म कारक, एक होता है करण कारक, एक होता है अपादान, एक होता है संप्रदान, ऐसा ही आपके चलते जाते हैं, ठीक है। संप्रदान चौथा हो गया, करण नेक्स्ट होता है आपका संबोधन, सॉरी संबोधन इसमें नहीं आता, संबंध आता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके दो और होते हैं, तो कर्म करण अपादान संप्रदान संबंध, इसी प्रकार से आपके दो और होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या, मैं आपको बताता हूँ चीजें क्या होती हैं। जैसे आपने बोला कर्म कारक के कितने होते हैं, क्या क्या होता है भाई, इसमें आती है को विभक्ति, इसमें क्या आती है, को विभक्ति आती है। तो देखिए आपने जब इस शब्द को तोड़ा, स्वर्ग और गत को जब आपने तोड़ा, तो इसमें क्या हुआ, बीच में क्या आया, को विभक्ति का प्रयोग हुआ, और जब को विभक्ति इसमें आ रही है तो आंसर भी हमारा क्या हुआ, कर्म तत्पुरुष समास। तो अब देखिएगा, सबसे पहले तो हम एक चीज देखें, हमारा आंसर क्या था, तत्पुरुष। ऑप्शन में केवल एक ही तत्पुरुष है, नहीं एक और दिया है, ये दो दिए हैं, ठीक है। जब दो दिए हैं तो हमें कहां जाना पड़ेगा, विभक्ति पर जाना पड़ेगा, और आंसर क्या हमारा, कर्म तत्पुरुष समास, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। कर्ण क्यों नहीं है, कर्ण होता है यहाँ पे, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कर्ण में क्या होता है, से विभक्ति होती है, से विभक्ति होती है, या फिर होती है के द्वारा विभक्ति। मतलब इसमें जब कोई काम किसी माध्यम से करा जाता है, इसमें क्या होता है, माध्यम होता है, कारण मतलब हो गया यहाँ पे माध्यम। जब कोई काम किसी माध्यम से करा जाए, जैसे जैसे मैं अगर इस बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो लिखने का मेरा माध्यम क्या है, ये मेरा पेन एक माध्यम है, तो पेन मेरे लिए क्या बन गया, पेन मेरे लिए क्या बन गया, करण कारक बन जाता है, ठीक है। तो जब हम कोई काम किसी माध्यम से करते हैं तो बनता है कर्ण कारक, लेकिन कर्म के लिए क्या है, को, इसमें विभक्ति आती है, तो हमारा आंसर क्या निकला, को, ठीक है। तो आंसर नंबर बी बिल्कुल हमारा सही था। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अर्थगत सौंदर्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर एक पैटर्न जो क्वेश्चन जो बना रहे हैं, उसमें देखो पहले आपको दिए थे कि आपको पहले उदाहरण पूछ रहे थे, कि आपको उदाहरण दिया है, आपको बताने इसमें से कौन सा है। फिर आपसे उन्होंने क्या पूछा, फिर उन्होंने आपसे पूछा था अलंकार के बारे में, कि भामा जी के अनुसार क्या है, या किसके अनुसार क्या है, या उसकी परिभाषा आपको दी गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब थर्ड नंबर का जो है, वो फिर से क्या पूछा गया है, एक परिभाषा पूछी गई है। अब इसमें अलंकार की परिभाषा नहीं पूछी, अलंकार के भेद से संबंधित परिभाषा पूछी है। कैसे, अब अलंकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुत से लोग कहेंगे भाई दो होते हैं, बहुत से लोग कहेंगे तीन भी होते हैं, अच्छी बात है। एक होता है शब्दालंकार, ठीक है, दूसरा होता है अर्थालंकार, और तीसरा जो मानता है वो भैया होती है उभयालंकार, ठीक है, उभयालंकार होता है। तो यहाँ पे देखें, तीनों में अगर हम देखें तो इसमें क्या पूछा गया है, अलंकार के अंतर्गत ये जो तीन हैं, इनकी परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये तीसरा पैटर्न था अलंकार से संबंधित क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्या होता है भाई, शब्दालंकार क्या होते हैं। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, शब्द मतलब शब्द के कारण, जब शब्द के कारण चमत्कार होता है, क्या होता है, शब्द के कारण चमत्कार, जब शब्द है तो आंसर क्या कहलाएगा, शब्दालंकार। जैसा आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, उसी में होता है। तो अनुप्रास में क्या होता है, जब एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति मतलब रिपीटेशन बार बार होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा अंतर शब्द से हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, शब्दालंकार। दूसरा हम देखें, ये आपका शब्दालंकार हो गया। दूसरा है अर्थालंकार। अब शब्द से हटकर क्या बन गया, यहाँ पे अर्थ बन गया। और अर्थ क्या होता है कि जब आप किसी एग्जाम्पल को पढ़ें और एग्जाम्पल पढ़ते समय उसके अर्थ के कारण अनेक उसमें अर्थ निकल के आ जाएं, ठीक है, हम उसको शब्दों से ना पहचान कर उसके अर्थ से पहचाने, उसे क्या बोलते हैं, अर्थालंकार। मतलब जहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थालंकार, ठीक है। अब आता है उभयालंकार, जो तीसरा इसका पैटर्न है। उभयालंकार में क्या होता है, जहां अर्थ और शब्द दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं, उभयालंकार। अब आते हैं नेक्स्ट, लुप्त उपमा अलंकार। ये उपमा अलंकार का एक भेद होता है, लुप्त उपमा अलंकार। इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई एक, क्या होता है कि उपमा अलंकार चार प्रकार से देखे जाते हैं। इसमें समानता दी होती है, किसी की विशेषता दी होती है, उसमें उपमेय भी होता है, उपमान भी होता है, ठीक है, तुलनावाचक शब्द होते हैं। तो उसमें कोई ना कोई एक चीज लुप्त हो जाती है, उसे हम बोलते हैं लुप्त उपमा अलंकार। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अर्थगत सौंदर्य के लिए। और बात अभी की गई कि अर्थ के कारण चमत्कार या सुंदरता उत्पन्न हो रही है। जब सुंदरता अर्थ के कारण है तो हमारा आंसर क्या होगा, अर्थालंकार हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा।
तो आंसर क्यों सही हुआ, मैंने इसके प्रॉपर आपको रीजन बताया। अलंकार से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, क्या पैटर्न आ सकता है, वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। तो सिंपल सिंपल ट्रिकों के माध्यम से भी हम अपने आंसर को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दिग्दाही दिग्दाही से धूम उठे, जलधर उठे छत्रज तट के। अब देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज का आंसर पता हो। ठीक है, कैसे, जैसे आपने बोला कि भाई ये जो लाइन है इसका हमें अर्थ नहीं पता कि ये अर्थ क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने हमेशा कहा आपसे कि अलंकार हो या रस हो, इसका जरूरी ये नहीं होता कि उसकी आपको लाइन का अर्थ पता हो, उसकी पंक्ति का हमें अर्थ पता हो, ये कोई बात जरूरी नहीं होती। तो अब देखें तो जरूरी क्या, जरूरी होते हैं उसके ऑप्शन से संबंधित चीजें। जैसे आपको पता है ऑप्शन में क्या दिया है, संदेह। संदेह और भ्रांतिमान लगभग लगभग सेम होते हैं। क्या होता है संदेह में कि जब दो चीजें, लास्ट में आपसे बताया था एक होता है सांप और एक हो गया आपका रस्सी। तो जब दो चीजों के बारे में क्लियरिटी ना हो, दो चीजें और दोनों के बारे में क्लियर नहीं, मतलब जैसे आप गए कहीं, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको एक वस्तु मिली। अब दिक्कत ये है, आप वो जो वस्तु है, एक तो अंधेरा है, वस्तु क्या है कि वो सांप है या वो रस्सी है, अभी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ देर के लिए क्या करेंगे, आप रुक जाएंगे। रुकेंगे क्यों, क्योंकि आप उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है संदेह में कि जो क्रिया है ये क्रिया रुक जाती है। क्रिया क्या होती है, रुक जाती है, मतलब जो कंटिन्यू जो प्रोसेस कर रहे थे चलने की, वो कहीं ना कहीं आपका बाधित हो जाएगा, क्योंकि वो चीजें जो पड़ी हुई हैं उसमें आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं, संदेह। लेकिन जब अगर हम बात करें भ्रांतिमान की, तो क्रिया रुकती नहीं है, क्रिया अपने आप में पूर्ण होती है। कैसे कि भाई वहां पर जब सांप था, आपने उसको रस्सी समझ के उसको फेंक दिया, चीज क्या थी, सांप, लेकिन समझा कि आपने रस्सी, भ्रांति तो हो गई लेकिन आपने क्रिया भी पूरी की, आपने उसको फेंक दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, संदेह में क्रिया पूर्ण नहीं होती, जबकि भ्रांतिमान में क्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि संदेह जो बात करें, संदेह में या, संदेह में क्या होता है, या कौमा अथवा, इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ इसके एग्जाम्पल दिए होते हैं। बस हम बात जरा कर लेते हैं। ठीक है, उपमा में क्या होता है भाई, उपमा में क्या होता है कि इसमें तुलनात्मक शब्द होते हैं। अब तुलनात्मक शब्द क्या होते हैं, तुलनात्मक शब्द वो होते हैं जिससे हम आपस में दो चीजों की या दो वस्तुओं की या दो इंसानों की या किसी भी चीज की जब हम तुलना करते हैं, तुलना मतलब समानता, किससे, सा, किससे, सरेस, किससे, समान। तो ऐसे शब्द जो समानता प्रदर्शित करें उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब होता है जब एक वर्ण की आवृत्ति, जब व्यंजन वर्ण, हालांकि बोलते हैं इसमें, जब एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे क्या बोलते हैं, अनुप्रास। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, मतलब लगातार जब व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होने लगे, रिपीटेशन होने लगे, उसे बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। चार चीजें आपके पास हो गई। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम उसमें अनुप्रास को लें। तो हमने एक चीज क्या देख ली, हमने क्या देख लिया, या मिल गया हमको। क्या मिल गया, या मिला। जैसे में या मिला तो या उपमा में नहीं होता है, या अनुप्रास में भी नहीं होता है, तो कहाँ होता है, केवल एक संदेह में, कि दिग्दाही से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के। भले इसका आपको अर्थ नहीं आता हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस अलंकार को बिल्कुल सही पहचाना। वजह थी कि आपने पहचाना कि या अथवा शब्द जो होते हैं वो किसमें आते हैं, संधि अलंकार में। तो ये बहुत चुटकियों के माध्यम से, बहुत एक क्षण भर में या सेकंड भर में आप ऐसे अलंकारों का आप आंसर निकाल सकते हैं जो आपके अर्थ से संबंधित नहीं है, मतलब आपको अर्थ नहीं आता है उसके बावजूद भी आप उसका अर्थ, उसका जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो बस यही चीजें हैं जो नेक्स्ट क्लासेस में आपको लगातार मिलती रहेंगी, या तो एक ऊपर चैप्टर के माध्यम से मिलेगा, या फिर आपको ऐसे एमसीक्यूज के माध्यम से भी आपको छोटी छोटी बातें आपको सिखाई जाएंगी, कैसे आपको सेकंड में इस क्वेश्चन को या इस प्रकार से आए हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी बातें अगर आपके पास नहीं हो तो उसको जरूर लिख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर, ताकि आने वाले एग्जाम में या आगे आपको हमेशा वो चीजें याद रहें। ठीक है, तो बस यही हमारा मकसद है कि कुछ क्षण भर जो आंसर होते हैं या कुछ सेकंडों में हम आंसर को पहचानना सिखा दें। बस नेक्स्ट क्लासेस और हमारी जो टीम है इसका यही एक मकसद है। ठीक है, कोई टाइम बहुत कम होता है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है।
ठीक है। पर्यायवाची जैसा आपने लास्ट टाइम देखे, जो अभी तक आपने अगर सेट देखे हो, आपने 5 सेट इसमें पढ़ लिए हैं, उसमें क्या था कि पर्यायवाची में जैसे ए बी सी और डी में 3-3 इसमें पर्यायवाची आते थे, 3-3 करके। तो हमें हर एक शब्द को देखना होता था, हर एक शब्द को, कि क्या वो शब्द पर्यायवाची है दिए गए शब्द का, अगर है तो ही हम आंसर मानते थे। यही था अभी तक। अब देखिएगा चेंज हो गया पैटर्न। क्या हो गया कि भाई इसमें केवल एक एक शब्द दिया हुआ है। पहला दिया है मंदार, सेकंड दिया है केतकी, थर्ड दिया है चमेली और चौथा दिया है कुसुमकली। ठीक है, तो एक ही एक है, अच्छी बात है। तो देखिएगा कल्प वृक्ष का एग्जाम्पल क्या होता है, मंदार। कल्प वृक्ष क्या होता है, आपने नाम सुना होगा परिजात का। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची है। आपने नाम सुना होगा सुर तरु। सुर मतलब होते हैं देवता, तरु मतलब होता है पेड़। ठीक है, आपने नाम सुना होगा देव वृक्ष का, ये भी इसका होता है। आपने नाम सुना होगा हरिचंदन, ये भी इसका पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये पर्यायवाची आपको याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी इन्होंने एक दे दिया है लेकिन बाद में आपको 3-3 करके नाम दे दिए जाए। ठीक है, तो पर्यायवाची थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आजकल 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखने चीजें। नेक्स्ट चलते हैं। तो दिल कपा देना मुहावरे का सही अर्थ है। बार बार मैं बात कर रहा हूं, मुहावरा या लघुक्तियां हमेशा पूछी जाती हैं। मुहावरे क्या होते हैं मैंने आपको बार बार समझाया है, इस बार फिर समझा देता हूं। मुहावरा क्या होता है, जिसके अंत में क्या होता है, ना आता है। ये देखिए ना आ रहा है। और क्या होता है कि वो शरीर के अंगों पर बने होते हैं। देखिएगा ये क्या है, दिल या हृदय, ये शरीर के अंग होते हैं, इन पर बने होते हैं। सेकंड बात, अब उन्होंने बोला है कि सही अर्थ क्या है। तो जो आपके मुहावरे में शब्द दिए गए हैं वो शब्द रिपीट नहीं करते हैं, जनरली रिपीट नहीं करते, मतलब 99% वो रिपीट नहीं करेंगे। अब एक दो एग्जांपल तो ऐसे हो ही जाते हैं। तो देखिएगा दिल कपा देना, ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखिएगा मतलब क्या हो गया, दिल कपा देना मतलब क्या होता है, ऐसी अब हम आंसर ही है कि आंसर कैसे लगाएं। तो देखिएगा क्या करना है आपको, क्यों, कब, क्यों और कैसे, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं खुद से, कि मैंने ऐसा शब्द कब बोला, मैंने ऐसा शब्द क्यों बोला, किस लिए बोला। जब इन 3 शब्दों का प्रयोग करेंगे आपको आंसर मिलेगा। कब बोलते हैं, दिल कपा दिया। मान लीजिए अगर कोई एक्सीडेंट होता है और आपके सामने हो जाए, बहुत बुरा एक्सीडेंट हो, तो क्या बोलते हैं, दिल कांप गया ऐसे ऐसे एक्सीडेंट को देखकर। कब बोला आपने, जब वो एक्सीडेंट हुआ और वो बहुत मार्मिक था, मतलब बहुत भयंकर तरीके से हो गया। तो ये क्या हो गया, आपको क्या हुआ, डर हो गया। और जब आंसर जब डरा हुआ हो गया तो आंसर भी क्या है, ए। मार्मिक होना, दिल टूटना या ठंड लगना, दिल कपा देना से आंसर नहीं होता। तो एक ही आंसर है, डरा देना। ठीक है, अब आप बोलेंगे देना तो यहां भी आ रहा है, देना यहां, तो ये क्रिया के रूप में ये हो सकता है, लेकिन जो संज्ञाएं होती हैं वो रिपीट नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत क्षण भर में, अभी तो मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप खुद करेंगे ना तो मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में इसके आंसर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस की यही एक तरीका है कि वो आपको छोटे छोटे चीजों को आपको सिखाता है और हमेशा वो आपको याद रखवाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो या आपने शेयर ना किया हो तो प्लीज एक बार इसको शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी इसको जरूर कर लें। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो लिखा हुआ है इच्छा पूरी करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। चलो फिर से क्या आ गया, मुहावरा आ गया, फिर से वही बात है। तो देखिएगा क्या है, अंत में क्या हो गया, ना भी आ गया। ठीक है, चलो बात करते हैं, इच्छा पूरी करना, अवसर चूकना। भाई जब इच्छा पूरी हो गई तो अवसर चूकने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई यहाँ पर गलत, तो आंसर नंबर ए होगा गलत। आशा करना, इच्छा पूरी करना, तो हमने इच्छा पूरी कर ली है, अब हमारी कोई विशेष है ही नहीं है। विशेष क्या होती है, जब आप उसको सोचे कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, हुआ तो नहीं ना अभी, लेकिन यहाँ पे लिखा है पूरी हो गई है, इच्छा पूरी हो गई, तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन गलत हो गया। याचना करना मतलब एक तरह से प्रार्थना करने के उसमें होता है, ये भी बात गलत हो गई। तो बचा क्या, अरमान निकालना। तो इच्छा पूरी करना क्या हो गया, मेरी इच्छा पूरी हो गई, मतलब मेरे जो अरमान है वो कैसे हो गए, पूरे हो गए। तो आंसर क्या हो गया आपका, नंबर डी आंसर पूरा हो गया। बहुत बहुत सिंपल तरीका था ये तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ऊंची दुकान फीका पकवान, अब क्या आ गया, लोकोक्ति। लोकोक्ति में क्या होता है, लोक मतलब होता है लोग या संसार। संसार में जो उक्ति जो कथन होते हैं तो उन्हें बोलते हैं लोकोक्ति। मतलब ये होता है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, या संसार में जो पुरानी चीजें जो लगातार चली आ रही हैं, उन्हें देखकर जब कोई कथन कहा जाता है उसे लोकोक्ति कहते हैं। ये एक सिंपल सी ये परिभाषा नहीं, ये तरीका है समझाने का। परिभाषा आप भूल जाएंगे लेकिन वो चीजें जो होती है, छोटी छोटी चीजें, वो हमेशा ध्यान में रहती हैं। ठीक है, तो ऊंची दुकान फीका पकवान,
आप देखेंगे जब लोकोक्तियां होती हैं एक तो क्या बड़ी बड़ी होती है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं दो सेंटेंस जुड़े होते हैं। आप देखिएगा लोकोक्ति में ज्यादातर ये होता है। तो ऊंची दुकान और फिर क्या हो गया, फीका पकवान, तो दो चीजें हो गई यहाँ पे। सेकंड देखें इसका अर्थ कैसे जानते हैं, तो दोनों चीजों को अलग अलग समझें। दुकान कैसी है, ऊंची, मतलब ऊंची का मतलब कोई ऊंचाई नहीं, दुकान का मतलब नाम बड़ा होना, ठीक है। लेकिन पकवान कैसे हैं, फीके हैं। पकवान मतलब क्या हो गया, उसकी जो जो बनाती है, जो चीज जो मिष्ठान बनाती है वो कैसे हैं, उतने अच्छे नहीं है जिस प्रकार से उसका नाम है। बस इन दो चीजों को कंबाइन कीजिए और आंसर लेके आइए। तो ऊंचे पर बनी दुकान के पकवान मीठे नहीं होते, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। उसने कहा है कि दुकान बहुत अच्छी है, मतलब बड़ी दुकान है, लेकिन पकवान उतने अच्छे नहीं है। ऊंची दुकान महंगी होती है, ये बात भी गलत हो गई। दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है, ये बात ठीक है, अभी देख सकते हैं वस्तु कैसी है, दिखावटी है। दिखावटी में आकर्षण अधिक होता है। तो देखिए यहाँ दो चीजें हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है दिखावटी, चाहे वस्तु हो चाहे शब्द हो, में गुणवत्ता कम होती है, आकर्षण अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आकर्षण अधिक है, मतलब दुकान नाम तो बहुत ज्यादा है, आकर्षण बहुत अच्छा है, लेकिन चीजें नहीं है, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है या आकर्षण अधिक रहता है, तो क्या रहेगा आंसर, अब बताएं आंसर नंबर क्या होगा, सी और डी में। तो बात सिंपल सी है कि ऐसी कोई वस्तु जो दिखावटी है लेकिन उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, फीका पकवान, पकवान कैसा है, जो गुणवत्ता कम है उसकी, तो आंसर नंबर क्या रहेगा, इसका आंसर डी ना होगा, क्या रहेगा इसका, सी आंसर, ठीक है। तो जब भी आप दो चीजों में फंस जाएं तो उससे आराम से सोचें कि दोनों में हम किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं और हमारा जो ऊपर लिखी जो लाइन है वो किस चीज के लिए प्रॉपर बैठती है। बस यही जो तरीके होते हैं जिससे आप हमेशा अपने आंसर को सही कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नंबर 8 की ओर। एक तो चोरी, दूसरी सीना चोरी। देखिए फिर से क्या हो गया, एक तो चोरी पहला, दूसरा है सीना चोरी। तो ये क्या है, ये दो जो आपके सेंटेंस है उन्होंने कंबाइन किया। जब कंबाइन कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लोकोक्ति। बस वही हमारा देखना है इसको। एक तो चोरी कर ली, ठीक है, मतलब क्या बन गए, चोर हो गए। दूसरा क्या हो गया, सीना चोरी, मतलब चोरी करने के बावजूद भी आप ये नहीं मान रहे हैं कि मैंने चोरी की, और दूसरे पर इल्जाम भी मान लीजिए आपने लगा दिया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सीना चोरी करना। तो अपराध करके छिपाना अभी क्लियर नहीं है, अपराधी होकर उल्टा अकड़ दिखाना, अपराध करके साफ मुकर जाना, अपराध करके उसे गलत मानना। तो ये क्या देखिएगा, अपराध तो हर जगह आ रहा है, क्योंकि चोरी की है तो अपराध तो है। क्या हम उसको छिपा रहे हैं, नहीं, इसमें एक शब्द और आ गया, दूसरी सीना चोरी। अपराधी होकर उल्टा अकड़ दिखाना, ये बात बिल्कुल सही है कि एक तो आप अपराधी हैं और अपने अपराध को ना मानकर आप उस पर अकड़ दिखा रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, तुमने किया या उसने किया। ये सब चीजें जब करते हैं उसे बोलते हैं सीना चोरी करना, ठीक है। तो आंसर को समझने का प्रयास करें। नंबर बी जो आंसर है बिल्कुल सही होता है कि एक तो आप अपराधी हैं लेकिन आप अपराध अपना ना मानकर उल्टा उस पर अकड़ दिखा रहे हैं, उसे बोलते हैं एक तो चोरी, दूसरी सीना चोरी। चलिए नंबर 9 है, फिर से शब्द है पर्यायवाची। देखिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो पूछी गई है कि नहीं है। क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में, टाइम कम होता है, क्वेश्चन बहुत होते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो सिंपल सिंपल जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, मेरे लिए इसको सबसे सिंपल माना जाता है, ठीक है। तो इसमें सोचते जल्दी जल्दी पढ़ लें और पढ़ के हम आंसर दे दें। एक चीज जो हमेशा गलत करते हैं वो हमारा हमेशा क्या होता है, नहीं शब्द को हम जल्दी जल्दी में पढ़ना भूल जाते हैं, बस यही हमारी गलती हो जाती है। अब जैसे क्या होता है, भोर प्रातः, भोर प्रातः प्रभात और उषा, ये चारों एक ही शब्द हैं, मतलब चारों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। और हमें लगता है कि इसमें ये तो पूछा गया पर्यायवाची क्या है, हम ए आंसर देखते हैं, चारों सही है और हम फटाफट ए आंसर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमने एक चीज नहीं देखी, वो क्या था, हमारा नहीं शब्द नहीं है। जब चारों एक ही हैं, भोर प्रातः प्रभात और उषा, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, मतलब ये हमारा आंसर इसमें अभी नहीं है। चमू सेना के लिए होता है, पलटन सेना के लिए होता है, सैन सेना के लिए होता है, लेकिन हंस सेना के लिए प्रयोग नहीं करते। तो हंस क्या बन गया, इस सेना जो शब्द में जो तीन शब्द सेना के हैं, लेकिन चौथा शब्द जो हंस है वो सेना के लिए प्रयोग नहीं होता। अर्थात हमको यही देखना था कि इसमें कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर नंबर बी हमारा सही है। एक बार सी भी देख लेते हैं। पादप, अगम, बिटप, गाछ पेड़ के आंसर होते हैं। आभा, छवि, प्रभा, क्रांति, ये चारों एक ही, मतलब एक आंसर है बी नंबर का
जो सेना के लिए 3 शब्द दिए गए थे, लेकिन चौथा शब्द सेना से संबंधित नहीं था, बस वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा 1 सेकंड जरूर लग जाए, लेकिन आपका आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आता हुआ आंसर रॉन्ग जब होता है उसे ही बोलते हैं कि हम बिल्कुल सही जा रहे थे, ट्रैक बिल्कुल सही था, लेकिन खुद के द्वारा जो गलती की गई यही आपको पीछे लेके जाती है। ठीक है, 1 सेकंड ज्यादा, लेकिन आंसर आता हुआ गलत नहीं होना चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट करते हैं, का किस प्रकार का व्यंजन है। अब देखिए का जो शब्द है हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2015 में जेल पुलिस में। ठीक है, कि का किस प्रकार का है, जैसे मैंने आपको बताया था उस व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय जो वायु थोड़ी सी गर्म हो जाती है, जैसे कौन से, श, स, स और ह, ये हमारे उस व्यंजन होते हैं। ठीक है, सेकंड है स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, 25, क्योंकि ये का की लाइन पूरी, चा की लाइन, ता, ता और पा, ये सभी इसमें 5-5 होते हैं, तो ऐसे कितने हो जाते हैं, 5-5 होते हैं, तो ये हुआ 25। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके या, रा, ला, वा। ठीक है, तो बस आंसर हमारा बिल्कुल सही है, स्पर्श व्यंजन है का। ठीक है, कहां से बोला जाता है, मुख के किस अवयव से बोला जाता है, तो का जो शब्द है, जो का जो वर्ण है, ये सारे वर्ण का के ये कंठ से बोले जाते हैं, यहां से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट चलते हैं, विपरीत है उसे चुनिए। विपरीत शब्द को चुनना है, शब्द कौन सा है भाई, इसमें स्पेशली शब्द नहीं दिया है, अभी तक हमारे पास कोई स्पेशल शब्द होता था और उसके अकॉर्डिंग हम देखते थे आंसर क्या रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्पेशल शब्द नहीं है, आपको इन्हीं में से देखना है कौन सा विपरीत है। दिवा मतलब होता है दिन और रात्रि होता है रात, तो ये आंसर तो अभी सही माना जा सकता है, तब तक मानेंगे जब तक हम तीसरा और नहीं देख सकते। ठीक है, छोटा मतलब होता है छोटा, और तुच्छ का मतलब भी होता है छोटा, मतलब हमारा आंसर रॉन्ग हो गया। कष्ट और संकट, कष्ट और संकट दोनों एक ही होते हैं, रॉन्ग हो गया। सुख और खुश दोनों एक ही होते हैं, ये रॉन्ग हो गया। आंसर नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है कि इसमें दिवा और रात्रि दोनों आपस में विपरीत शब्द हैं। एक शब्द मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हम आंसर को चार, जब हम ऑप्शन चेक करते हैं तो हम क्यों कहते हैं कि चारों को चेक करें, ऐसा ना हो कि एक देखा पहला वाला और आंसर लगा दें। कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट वाला भी आपका आंसर माना जाए, वजह क्या होती है मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, चलो फिलहाल आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक युग्म सही नहीं है। मेन क्या है, नहीं है, तो क्या चेक करना है, हमें गलत युग्म का चयन करना है, गलत हमारा कौन सा है। चलिए देखते हैं, हंसी, हंसी, देखो क्या है, हंसी और हंसी, हंसी और हंसी दोनों पढ़ने में समान हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। हंत, हंता पढ़ने में समान लेकिन अर्थ अलग अलग। स्वर्ण और सोना, हक और हक, देखिए स्वर्ण और सोना दोनों एक ही हो गए ना, स्वर्ण को भी सोना बोलते हैं और सोना तो खुद ही गोल्ड है, मतलब दोनों किसके हैं, दोनों शब्द किसके हैं, ये गोल्ड के शब्द हैं दोनों। ठीक है, जब शब्द दोनों एक ही हैं, ना तो उसको पढ़ने में अलग अलग आ रहे हैं, देखो हंस और हंसी ये पढ़ने में लगभग समान है, स्वर्ण सोना ये अलग अलग शब्द आ रहे हैं पढ़ने में। हाँ, अगर ऐसा होता स्वर्ण और सेकंड लिखा होता सवर्ण, तो फिर हम इसको एक ही मान लेते, भाई पढ़ने में लगभग लगभग समान है लेकिन अर्थ उनके अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे चीजें अलग हो रही हैं, और वही हमारा आंसर था कि गलत का आपको चयन करना था, और आंसर नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, निरुद्देश्य का संधि विच्छेद। देखिए संधि क्या होती है, दो वर्णों के मेल को कहते हैं, दो वर्णों। ठीक है, तो वर्ण की बात करेंगे यहाँ पे। निरुद्देश्य की अगर हम बात करें तो आपका एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं विसर्ग। संधि तीन होती है, स्वर व्यंजन और विसर्ग। मैंने आपसे बताऊंगा कुछ शब्द, मैं आपको बताता हूं, चलिए बताता हूं कुछ शब्द, हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैं शब्द लिखने वाला हूं वो हमेशा तो नहीं, लगभग लगभग जो शब्द है वो विसर्ग संधि में आते हैं। कौन कौन से, मन, यश, रज, तप, उर, दु, नि, भा, अतः, प्रथमा, प्रातः, आशी, नमः, वय,
पय और अध। ठीक है, सभी में आपको विसर्ग लगाना है। ठीक है, जहां मैंने छोड़ दिए हैं तब भी आपको लगाने हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है आपके, ये ऐसे शब्द हैं जो लगभग आपको विसर्ग संधि में मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा होता क्या, मैंने लगभग शब्द का प्रयोग किया है, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कभी कभी शब्द अलग हो जाते हैं, लेकिन आप देखें अगर आप विसर्ग संधि पढ़ते हैं या आप अब थोड़ा सा इस माइंड से आगे पढ़ें तो आपको मिलेंगे शब्द। तो देखिए क्या लगा हुआ है यहाँ पे, नी, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, नी। तो लगभग मुझे ये पता पड़ गया कि संधि कौन सी है, विसर्ग। अब बात करते हैं आंसर पे। तो देखिएगा आंसर क्या है, विसर्ग केवल एक ही, ये देखो ये लगा हुआ विसर्ग, बस हो गया हमारा आंसर। निह प्लस उद्देश्य क्या बन गया हमारा, निरुद्देश्य। क्यों बना, क्योंकि जब यहाँ पे ई है, ये विसर्ग के बाद क्या आ गया, ऊ आ गया, मतलब स्वर आ गया इसका अर्थ की। तो ये जो विसर्ग है ये आधे राह में चेंज होता है, किसमें होता है, आधे राह में। और जो आधे राह के बाद क्या है हमारा, स्वर लगा हुआ है, तो जो स्वर है वो आधे राह को अपनी मात्रा दे देगा, जब मात्रा देगा तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये तरीके होते हैं शब्द को एकदम से पहचानने के कि शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है। और जब संधि मिल जाती है तो सिंपल सी बात थी, हमको पता पड़ गया कि भाई जो नी है, मेरे अनुसार जो बात है कि जो नी है वो मेरा लगभग विसर्ग संधि में आता है, और उसमें आंसर केवल एक ही ऐसा है जिसमें विसर्ग लगा हुआ है, बस यही हमारे आंसर हो गए। तो छोटी छोटी ट्रिकें हैं ये। ठीक है, अब आपको अगर मैं पूरी पहचान बताऊं तो पहचान तो बहुत तरीकों में होती है। ठीक है, जब हम आगे इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जब हम आगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आपको चीजें आपको मैं और बताऊंगा कि कैसे नियम होते हैं, और नियम को हम कैसे एक छोटी ट्रिकों के माध्यम से पहचान कर लें कि ये शब्द कैसे टूटेगा या फिर ये शब्द के संधि के अंतर्गत आता है। तो ये सब चीजें मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, लेकिन आप हमेशा बने रहिएगा नेक्स्ट क्लासेस के साथ। नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आपने बेल आइकन अपने प्रेस किया हुआ है। ठीक है, और इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए, लोक हितकारी में समास है, समास की अगर हम बात करें, ये रहा समास, फिर से वही है, दो शब्दों या पदों के बारे में बात करते हैं। लोक हितकारी, लोक मतलब क्या, संसार, लोक क्या है, संसार। हितकारी मतलब संसार को जो हित करे, मतलब संसार का अच्छा चाहने के लिए। तो यहाँ पे समास कौन सा होता है, लोक हितकारी में अगर मैं समास की बात करूं, क्या ये द्वंद्व समास है, गल लिखा हुआ द्वंद्व, यहाँ पे द्वंद्व है, या तो ऐसे लिखें द्वंद्व को, या द्वंद्व को इस प्रकार से लिखें। ठीक है, द्वंद्व समास का मतलब होता है कि इसमें जब तोड़ेंगे तो उसमें क्या आता है, और या फिर अथवा शब्द इसमें आते हैं। लोक अथवा हितकारी, लोक और हितकारी नहीं, ऐसा कुछ बन नहीं रहा। अब आते हैं कमधारय के पास। कमधारय का मतलब होता है कि विशेषण और विशेष या समानता। क्या इसमें लोक के समान हितकारी के समान सरिस ऐसे शब्द आते हैं या रूपी शब्द आते हैं, या लोक है जो हितकारी, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, मतलब जब शब्द को तोड़े तो लोक है जो कमधारय होता है ना, कमधारय में है जो, या फिर क्या आता है रूपी, या फिर क्या आता है समान, ऐसे शब्द में आते हैं इनके बीच में। तो लोक है जो हितकारी ये शब्द आ रहा है, या लोक रूपी हितकारी, या लोक के समान हितकारी, कुछ ऐसा आ रहा है क्या, नहीं, ये शब्द बन नहीं रहा ऐसा। तो हमारा आंसर अभी तो हम रॉन्ग मान लेते हैं। अब आते हैं बहुब्री पे आते हैं। तो बहुब्री का मतलब होता है कि जब एक शब्द के अनेक नाम निकल के आ जाए, मतलब जो शब्द कैसा हो, पर्यायवाची हो, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका कोई एक विशेष मकसद हो, विशेष हो, कि मतलब कैसा हुआ, जैसे दशानन हो की बात करें, दशानन जैसे भी हम शब्द बोलते हैं, दशानन, ठीक है, दस आनंद, आनंद मतलब क्या होते हैं, सिर। हम जैसे ही बात करें दशानन की, हमारा एक बार माथा जरूर जाता है कि वो रावण की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे में शब्द बोले और शब्द किसी विशेष की ओर इंगित कर दे तो इसे हम बोलते हैं बहुब्री। तो लोक हितकारी कोई एक विशेष तो है नहीं, जब विशेष नहीं है तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे रॉन्ग। अब बचा क्या हमारा तत्पुरुष समास, तो बस आंसर क्या था हमारा, तत्पुरुष समास हमारा आंसर था। अब आपको ये बताना है कि लोक हितकारी अगर तत्पुरुष समास है तो इसमें तत्पुरुष में 6 प्रकार के होते हैं मेनली, अगर उसमें जाएं विभक्ति के अनुसार जाएं, तो आपको ये बताना है कमेंट में कि लोक हितकारी किस तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है और आपको कमेंट करना है। ठीक है, अब आंसर आपका सही होगा या गलत होगा आपको भी उसमें प्रॉपर रूप से आंसर मैं जरूर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है। चलिए आगे चलते हैं। यह अथाह पानी रखता है, यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गात्र, अलंकार पूछा गया। पहला क्वेश्चन हम देख रहे थे उसमें अलंकार से आपको परिभाषा पूछी गई थी। अलंकार के जो 3 भेद थे ना,
शब्दा अर्था और उभयालंकार, उसमें से परिभाषा पूछी थी। और अब क्या पूछ रहा है, आपको एक एग्जाम्पल दिया है और उसमें से पूछा उसने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं फिर से बात करूं, संदेह। संदेह में अगर हम देखें तो क्या इसमें क्या आता है, इसमें या आता है और अथवा आता है। क्या इसमें कहीं या और अथवा है क्या? यह अथवा पानी रखता है, यह सूखा सा गात, नहीं, जब संदेह नहीं है। अब आते हैं भ्रांतिमान। क्या भ्रांतिमान में कहीं ऐसे आपको संदेह या शक हो रहा है कि ये ऐसा नहीं वैसा है, मतलब ये ऐसा होना चाहिए था लेकिन ये वैसा है, ऐसा कुछ शक हो रहा है क्या? क्या दो चीजों में कहीं आपको शक हो रहा है? नहीं हो रहा। बताऊंगा इसका अर्थ क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझने का प्रयास करें। अब आते हैं विरोधाभास पे आते हैं। विरोध का मतलब होता है कि जब एक चीज होनी चाहिए लेकिन उसका वो विरोध कर दे। जैसे यह सूखा सा गात्र है, जो बर्तन कैसा है, सूखा है, यह अथाह पानी रखता। एक बात बताओ, एक जो हम पहले ही कह रहे हैं कि बर्तन सूखा है तो उसमें पानी कैसे आ जाएगा? जब बर्तन ही सूखा है तो उसमें पानी कैसे? या तो अगर पानी होता तो बर्तन भरा होता। हम बात कर रहे हैं कि भैया ये बोल रहा है कि यह अथाह पानी रखता है, कि जो बर्तन है अथाह पानी रख रहा है, लेकिन है कैसा? सूखा। तो ये बात का क्या क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। और जब बात में ऐसा विरोधपन है तो ये क्या कहलाता है? विरोधाभास अलंकार। जब एक शब्द दूसरे शब्द का या एक लाइन दूसरी लाइन का विरोध करे उसे बोलते हैं विरोधाभास अलंकार। परिभाषा अपनी अलग होती है, उपमेय में उपमान, उपमान में उपमेय, ये शब्द बार बार आपको रिपीट करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने अनुसार परिभाषाओं को बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जब वो बनाते हैं तो हमेशा माइंड में रहती है, क्योंकि आंसर आपको ऐसे ही निकालने हैं। परिभाषाओं से आंसर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, अपने अनुसार परिभाषा बनाएं, अपने अनुसार ट्रिकें बनाने की कोशिश करें, और आपको जो सिखाते हैं ट्रिकें वो आप समझने का प्रयास करें, मिलेगा आपको आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा आपका? विरोधाभास। आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। जीव का पर्यायवाची नंबर 3, फिर से जीव का पर्यायवाची आए तो इतने सारे पर्यायवाची मिलेंगे। वचन, ध्वनि, रचना या जीव। आपको पता है जीव इसे हम क्या बोलते हैं? जीभा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीभा बोलते हैं, रसज्ञा बोलते हैं, ऐसे इसे क्या बोलते हैं? इसे हम रसना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसना। तो वचन तो होता नहीं जीव, ठीक है, जीव कोई शब्द होता नहीं जीव के लिए, ध्वनि जीव के लिए नहीं होती, वचन भी नहीं होता, तो बचा क्या आपका? रसना। रसना, रसज्ञा, जीव, जीभा, तो ये शब्द किसके होते हैं? ये जीव के पर्यायवाची माने जाते हैं। बस इतनी सी बात है इसमें। कफन बढ़ाना, मुहावरा। चलिए फिर से बात करते हैं मुहावरे की ओर। कफन बढ़ाना, तो देखिए मृत्यु को स्वीकार करना, बीमार होना, मार देना या दुखी होना। देखिए बात कर रहे हैं हम कफन की, और जब कफन की बात करते हैं तो बस एक ही शब्द आता है, मृत्यु। क्योंकि जब कफन केवल एक ही जगह आता है, जब आपकी या मेरी या किसी की जब मृत्यु होती है किसी इंसान की, तो वहां पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बात हम देख लेते हैं कि मृत्यु को स्वीकार करना, ठीक है, कहते हैं कफन ओढ़ के आया है या कफन बांध के आया है, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो हमेशा एक मृत्यु से संबंधित चीजों को इंगित करता है, मतलब उसकी ओर निर्देश करता है। ठीक है, तो आंसर 1 नंबर बिल्कुल सही है। बीमार होना कफन के लिए बात नहीं करेंगे, मार देना ये कफन नहीं, ये हमेशा मर जाने के लिए बात करता है कफन, ठीक है। दुखी होना ऐसी कोई बात नहीं है, तो एक ही आंसर बिल्कुल सही है। व्यंग से हंसना, मुहावरा। फिर से मुहावरे की बात करें तो व्यंग से हंसना, अटखेलियां करना, अट्टहास करना, अड्डा जमाना और अड़ंगा लगाना। अड़ंगा मतलब यहाँ पे अड़ंगा मतलब होता है कि पैर लगाना, कि मतलब दो चीजों चल रही हैं और जबरदस्ती आप उसमें अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे बोलते हैं अड़ंगा लगाना। नेक्स्ट है अड्डा जमाना, कि जब आप वहां कोई ना हो और अपना एक अपना आलम चल रहा है, उसे बोलते हैं अड्डा जमाना। अट्टहास और अटखेलियां में दोनों में अंतर क्या है? अट्टहास करना मतलब होता है कि जब आप किसी चीज पर हंस रहे हो। अब हंसने के दो तरीके होते हैं, एक नॉर्मल जो बातें होती है उस पर, और एक होता है किसी की हंसी उड़ाना। तो बस देखिए क्या हो गया, व्यंग से हंसना, मतलब जब आप किसी ऊपर ताने दे रहे हो और ताने के बाद आप उस पर हंस रहे हो, तो इसे बोलते हैं अट्टहास करना। अटखेलियां मतलब होता है एक तरह से हंसी मजाक, ठीक है, वो होता है हंसी मजाक, और हंसी मजाक व्यंग नहीं होती, नॉर्मल तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन जब वो व्यंग के रूप में बात आ जाए उसे बोलते हैं अट्टहास करना। ठीक है, तो कुछ शब्दों को समझने का प्रयास करने कब और कहां उसका प्रयोग की जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जस दूल्हा तस बनी बराता, लोकोक्ति। काफी बार ये लोकोक्ति और मुहावरे इसमें बहुत सारे आए हैं, ठीक है। तो जस दूल्हा तस बनी बराता, तो देखिएगा यहां पर कॉमा यहां लगा लीजिए, जस दूल्हा, जस का मतलब जैसा, तो जैसा दूल्हा है और वैसे ही उसकी क्या है, उसकी बारात, मतलब उसके साथ आने वाले व्यक्ति, उसके साथी, उसके परिवारजन। तो देखिए अच्छा दूल्हा और अच्छे साथी,
यहाँ पे अच्छा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, ना तो यहाँ पे अच्छे की बात कर रहे हैं, ना यहाँ पे बुरे की बात कर रहे हैं। उसने कहा जैसा दूल्हा है, अभी दूल्हा क्लियर नहीं है कि अच्छा है या बुरा है, तो आंसर नंबर ए तो गलत हो गया। अच्छा दूल्हा और खराब साथी, ये बात इसकी हो गई गलत। हो जैसा दूल्हा, अगर यहाँ पे कहते हैं दूल्हा अच्छा है तो उसके साथी भी अच्छे होने चाहिए थे, बात वो होनी नहीं। सभी लोगों का अच्छा होना, अब यहाँ पे सभी अगर होता तो दूल्हा और साथी को अलग अलग नहीं लिखते। अगर सभी लोग अच्छे होते तो दूल्हा और साथी अलग अलग नहीं होते। मतलब क्या हुआ, सी आंसर रॉन्ग हो गया। बचा अब डी, जो सही होना ही चाहिए जब 3 गलत है। अब सही क्यों है, जैसे व्यक्ति वैसे साथी, जैसा व्यक्ति दूल्हा है वैसे उसके साथी बाराती हैं। बस आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ये तरीके होते हैं आपके आंसर को। अब जरूरी नहीं कि आपने जो लोकोक्ति मुहावरे लाखों आपने पढ़ लिए हों, जरूरी ये है कि हमें शब्द को कैसे समझना है कि उसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, चलिए नंबर लास्ट है 20 नंबर का। दर्जी की सुई कभी ताश में तो कभी टाट में, लोकोक्ति का अर्थ बताएं। अब देखिएगा, दर्जी की सुई है, सुई है, कभी कहां है ताश में तो कभी कहां है टाट में। अब मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए, दर्जी है और दर्जी का जो मेन हथियार कह सकते हैं, उसका अस्त्र मान लीजिए, शस्त्र मान लीजिए, क्या है उसकी सुई। तो उसकी सुई कभी तो कहां पे ताश में है और कभी कहां पे टाट में है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, कोई दोष ना होना, नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। सुई की तो उसमें कोई बात नहीं कर रहा है कि उसमें दोष है कि वो अपराधी है कि नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो बात होगी रॉन्ग। खाली ना होना, अभी देखते हैं। कबाड़ी का काम करना, भाई दर्जी कौन सा कबाड़ी का इसमें काम कर रहा है, उसकी सुई है, अभी जब वो काम कर रहा है तो उसने यहाँ लगा दी, जब काम नहीं है तो उसने यहाँ लगा दी। तो आंसर क्या है, कबाड़ी का तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। बेकार होना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर बेकार होती तो वहां चीज सुई वहां पे होती नहीं, उसको फेंक दी जाती। लेकिन कह रहा है कभी टाट में तो कभी ताश में, इसका मतलब ये कि वो खाली नहीं है, अभी अभी काम कर, जैसे उसने किसी चीज में रखी, इतने फिर से काम आ गया, फिर से वो काम पे लग गया। ठीक है, जैसे काम खत्म हुआ उसने फिर से रख दी, तो ये क्या है कि वो खाली नहीं है। इस कारण से क्या बोला कि दर्जी की सुई कभी ताश में तो कभी टाट में, इसका मतलब है कि दर्जी अभी खाली नहीं, उस पर लगातार उसका काम चल रहा है। तो आंसर नंबर 20 का ये आंसर था, कौन सा, नंबर 20 का बी आंसर बिल्कुल सही था। इसी प्रकार से आपको बहुत सारी ट्रिकों के माध्यम से ये चीजें आपको समझाई जाएंगी। नेक्स्ट क्लासेस में आपको अलग अलग क्लासेस भी मिलेंगी, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, आपका जीएस, करंट अफेयर। आपका स्टार्टिंग में आपका सबसे पहले करंट अफेयर्स के वीडियोस आते हैं, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, आपको ये चलते रहते हैं। तो एक्सपर्ट क्लासेस, एक्सपर्ट लोगों को, जो आपके टीचर हैं, उनके द्वारा आपको ये क्लासेस दी जाती हैं। और ये क्लासेस आपको बिल्कुल अभी मुफ्त मिल रही हैं, और आपको टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ भी जरूर मिलती रहेंगी। पूरा अपडेशन, हर एक एग्जाम का पूरा अपडेशन, उसके तरीके कौन से, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या उसका पैटर्न रहता है, कितना कट ऑफ जा सकता है जब एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद की इसमें बातें जरूर की जाएंगी। और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है या नहीं होती है, हर एक चीज आपको जरूर समझाई जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, उसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिएगा। और आपकी जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको समझ में नहीं आया हो या कोई अपनी बात आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, नए तरीकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।